नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी बने सुखजिंदर रंधावा वैसे तो प्रभारी बनने के बाद राजस्थान आ चुके हैं, लेकिन संगठन में मंथन करने पहली बार आ रहे हैं और नए साल पर उनके सामने कई चुनौतियां, जैसे राजस्थान में नेताओं में आपसी खींचतान को दूर करना, जिसको वो खुद भी मानते हैं, जिलों में नए अध्यक्ष बनाना, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना, प्रदेश कार्यकारिणी में खाली पड़े पदों को भरना, संगठन को फिर से खड़ा करना और अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई करना और सीएलपी की बैठक बुलाना अगर जरूरी है। क्या सुखजिंदर के लिए यह सब आसान रहने वाला है? और कल से जो प्रभारी राजस्थान कांग्रेस को राजस्थान में आकर समझने वाले हैं, वो राजस्थान में इतना बदलाव क्या कर पाने में सक्षम होंगे या उनके पास इतनी पावर होगी कि 2023 में सरकार को इन तमाम मुद्दों को सोल्व करते हुए रिपीट करा पाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि नया प्रभार कितना असरदार। जरा समझिए रंधावा की प्लानिंग, संगठन का अनुभव, पंजाब में गुटबाजी के चक्कर में सरकार गिरने का गम और नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने की पीड़ा। रंधावा ने सब अनुभव किया है और अनुभव से सीखने की बात, बदलाव की राह बनाने की भी कई बार बात। लेकिन क्या सच में राजस्थान में उनकी राह आसान रहने वाली है? और क्या रंधावा इससे पहले से प्रभारियों से ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, डिटरमाइन नजर आएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, पहला सवाल आपसे सर, क्योंकि रंधावा अभी संगठनात्मक तौर पर राजस्थान में आ ही रहे हैं, इससे पहले जो आए वो यात्रा के दौर में आए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आया, लेकिन हम उनको सुन रहे हैं, उनके बयानों को सुन रहे हैं। वो सीधा मानते हैं हाँ गुटबाजी है, वो मानते हैं कि कोई एक नेता अगर सोच रहा है कि सबसे बड़ा हो गया तो ऐसा नहीं है, मैं भी अगर रंधावा हूं तो पार्टी की वजह से हूं। वो मानते हैं कि हाँ संगठन में पद खाली पड़े हैं, उनको भरना है। वो ये भी मानते हैं कि जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं उसमें जमीन तक जाना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि जितने डिटरमाइन वो नजर आ रहे हैं, उसी डिटर्मिनेशन के साथ वो राजस्थान में उन बदलावों को कर सकते हैं जो वो सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक है वो अनुभवी नेता हैं और उन्हें जो इस पद पर नियुक्त किया गया है, तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। खास बात है कि जब वो पहली बार अपने जहाँ विजिट पे आए थे राहुल की पदयात्रा दौरान, तो उन्होंने जिस लोगों से जब पदयात्रा में शामिल हुए, कई लोगों से बात हुई, नेताओं से बातें हुई, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, तो उन्हें काफ़ी कुछ पहले फीडबैक मिल गया है। और जो उन्होंने जो स्वीकार किया है, गुटबाजी है और संगठन को भी मजबूत करना है, नियुक्तियां खाली हैं उनको भरना है और साथ ही आगे 2023 के लिए चुनाव प्लान तैयार करना है, जिससे ताकि कांग्रेस वापस सत्ता तक पहुंचे। तो ये बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि उन्हें काफ़ी फीडबैक मिल गया है। तो वो ऐसे, और साथ ही कि पंजाब में जिस तरह से पार्टी का जो हुआ है असर, उसको ध्यान में रखते हुए उनको जहाँ कमजोरियाँ हैं कांग्रेस की, उन्हें दूर करने की मतलब उन पर नज़र रहेगी और इस क्रम में काफ़ी कुछ किया जाएगा जी। तो सबसे आपको लग रहा है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये रहेगी कि किसी गुट का चेहरा ना बने, निर्गुट रहे, क्योंकि मुकुल वासनिक वो किस गुट से आते थे हर कोई जानता है। फिर अविनाश पांडे, उनके ऊपर जो आरोप लगे और किस तरीके से वो यहाँ से गए, किस वजह से गए, वो सबके सामने है। अजय माकन क्यों गए, किस वजह से गए, ये भी सबके सामने है। तो क्या रंधावा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है? बाकी बातें तो बाद में, बस कोई ये ना कह दे कि आदमी उसका है। नहीं, इसमें ये देखिएगा कि वो अनुभवी हैं और उन्होंने वो पंजाब का भी जो भी देखा है, कांग्रेस की जो संगठन की जो जिस तरह से चुनाव में हार हुई है या वहाँ गुटबाजियाँ हुई है, तो उसी तरह से वो देख रहे हैं कि यहाँ है, लेकिन इसको दूर करने के लिए वो उपाय करेंगे। और ख़ासकर जो है पद खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है कि 2023 का लक्ष्य है
और सरकार को भी ये करना होगा कि वो जो आने वाला जो बजट है जी। उसमें मतलब काफ़ी कुछ ऐसी वो महत्वपूर्ण घोषणाएं करने वाली है जो आम युवाओं से जुड़ी हुई होंगी। जी। तो ये सारी जो तैयारियां हैं, एक पूरा मतलब अकेला कोई चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो लिहाजा सभी को प्रभारी हों, प्रदेश नेतृत्व हो, सरकार के को नेतृत्व दे रहे हैं गहलोत साहब, ये सब मिलजुल करके जो काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये है कि कांग्रेस वापस से सत्ता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में पूर्व उपाध्यक्ष रहे रामनारायण मीणा जी और वर्तमान विधायक हैं रामनारायण जी रंधावा जी आ रहे हैं। संगठन में पहली वो बैठक लेने वाले हैं। आपको लग रहा है कि ये बैठक उनके लिए एक लिटमस टेस्ट होगी राजस्थान में? देखिए, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, इस बारे में ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गुटबाजी से ऊपर उठ के चलेंगे। रियल कांग्रेस में इनको ढूंढेंगे। गुटों में कांग्रेस को गुटों में बांटने वाले सवाल कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी में भी स्थिति कांग्रेस से ज़्यादा बदतर है जी। और यही कारण है कि मजबूती के साथ कहते हैं कांग्रेस वापस लौट रही है। बीजेपी वाले बदलेंगे, बीजेपी आएगी, ठंडे होकर के बोलते हैं। इसलिए रंधावा जी किसान आदमी हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो बड़े नेता है जिन्होंने गुट चला रखे हैं उनको कमजोर करेंगे, अच्छे वर्कर को जो धरती का आदमी है। लेकिन सर, वर्तमान तो ये बता रहा है कि गुटबाजी के चक्कर में दो प्रभारी राजस्थान से जा चुके हैं। देखिए, वो व्यक्ति विशेष का करेंगे। ये 2 गुट 3 गुट वो साधारण कार्यकर्ता से मिलेंगे, उसका सम्मान करेंगे। जिन लोगों के साथ अनजस्टिस हुआ है राजस्थान में, यदि उनको जस्टिस दिलाएंगे तो कांग्रेस वापिस ही नहीं उभरेगी, मजबूती से उभरेगी। रंधावा साहब पूरा श्रेय ले जाएंगे। रंधावा जी को आप जानते हैं सर, आपको लग रहा है कि रंधावा जी के नेतृत्व में वो सारे काम हो जाएंगे जो माकन जी के नेतृत्व में नहीं हुए, जो अविनाश पांडे के नेतृत्व में नहीं हुए? मसलन संगठन विस्तार हो जाएगा, मुझे अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। मुझे पिछले दिनों रंधावा जी पहली दफा मिले, अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए नजर आए और उम्मीद है वो प्रभावशील व्यक्तियों के ज़्यादा प्रभाव में नहीं आएंगे। वो वर्कर आदमी है और गांव का रहने वाला, खेती करने वाला, आज भी किसान आदमी अधिक प्रभाव में किसी के आता नहीं है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता हैं। आशीष जी, ये एक बड़ी चुनौती है सर, क्योंकि एक ऐसा प्रभारी कांग्रेस के लिए आया है जिसके पास खुद का अनुभव है, पिता का अनुभव है, पिता का खुद का संगठन में एक बड़ा अनुभव था, उनका भी है, और पंजाब में जख्म लेकर आया है। कांग्रेस को न सिर्फ एक करने की उनकी इच्छा है, बल्कि 2023 में रिपीट करने की भी वो सोच लेकर आएंगे। बीजेपी कैसे इसको देखती है? देखिए विजेंद्र जी, रंधावा जी के लिए जो चुनौतियां हैं वो कांग्रेस के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए रंधावा जी कोई चुनौती नहीं है। आप देखिए, आपसी गुटबाजी बहुत है और अभी 2-3 दिन पहले ही हरीश चौधरी जी जो इनके पंजाब के प्रभारी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि राजस्थान के मुखिया हैं अशोक गहलोत जी, जब तक आपसी गुटबाजी नहीं हो, जब तक आपसी विवाद नहीं हो, तब तक उनको नींद नहीं आती है। तो आप देखिए कि एक ऐसे नेतृत्व से लड़ना रंधावा जी के लिए बहुत चुनौती होगी है। और दूसरी जो चुनौती है कि जिस तरह से राजस्थान में सरकार चल रही है, आप देखिए जिस तरह से आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां निरस्त हो रही है, दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, गैंगस्टर का जिस तरह से आतंक राजस्थान में है, तो असली चुनौती जो जनता की है ना, जनता की चुनौती। और भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए जो जन आक्रोश यात्राएं हो रही है, जिसमें जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है, तो हम जनता की आवाज़ को आवाज़ दे रहे हैं, जो जनता की जो समस्याएं उनको आवाज़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो चुनौती उनके लिए डबल है। और आप देखिए कि जो गुटबाजी का स्तर यहाँ पे वो पंजाब से ज़्यादा है। और पंजाब में कांग्रेस का क्या हुआ हमको सबको पता है, 117 में से अल्टीमेटली वो 18 सीट जीत करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी चुनौती है वो रंधावा जी के लिए है। पंजाब में बीजेपी कितने पे थी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए वहाँ पे प्रभावी कभी रही नहीं है। अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, 19 की बात कर लें, हम वहाँ पे एक छोटा पार्टनर थे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां पे जाकर के 70 सीटों पे चुनाव लड़ा है। पंजाब पे तो हम बहस नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये कि कांग्रेस, इसको आप माने या ना माने, कांग्रेस खुद को सिंक्रोनाइज कर रही है। नहीं, देखिए कोई सिंक्रोनाइज नहीं करी है। देखिए रामनारायण जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपके जिला अध्यक्ष अभी तक खाली हैं, आपकी ब्लॉक कमेटियां नहीं हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी उनके कई पद खाली पड़े हुए हैं। जो आपने उदयपुर में जो चिंतन शिविर में आपने फैसला लिया था कि हम एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू करेंगे, वो आपने अभी तक लागू नहीं किया है।
तो सारी चुनौतियां रंधावा जी के लिए है। देखिए, निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं, इसमें तो हमको मानना ही पड़ेगा, उनका एक अनुभव रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा राजस्थान में कुछ कर नहीं पाएंगे। हमने अविनाश पांडे जी का क्या हुआ वो भी हश्र देखा है, अजय माकन जी के साथ क्या हुआ वो भी हमने देखा है। आप देखिए, मुख्यमंत्री खुद पार्टी बन रहे हैं ना यहाँ पे। आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, एक ऑफिशियली टूर पर आ रहे हैं रंधावा राजस्थान के अंदर बतौर प्रभारी, आपको लग रहा है कि वो छाप छोड़ पाएंगे, जिसके बाद हर कोई कम से कम कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कहे कि अच्छा हुआ, वक्त के साथ एक सही डिसीजन हुआ? देखिए नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात साफ है कि जो रंधावा का 28 तारीख का जो टूर है वो किसी सिर्फ मुलाकात के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए या किसी सामान्य भेंट के लिए नहीं है। ये वाली बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे फिर रिक्त स्थान भरने को लेकर हो, चाहे फिर गुटबाजी खत्म करने को लेकर हो। आपको बता दें कि रंधावा जो आ रहे हैं उनके ऊपर ये चुनौती है और ये जिम्मेदारी भी है कि अगले 9 दिन जब राहुल गांधी की यात्रा हॉल्ट पर है, क्योंकि अगर राहुल गांधी से तमाम तरीके की यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे आने वाले हिमाचल या जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश की यात्रा होगी, अगर राजस्थान में इसी तरह से क्योस रहा तो वो सवाल वहां भी गूंजेगा। और इस बात को लेकर राजस्थान की यात्रा से पहले ही राहुल गांधी ये कह चुके थे केसी वेणुगोपाल को और सोनिया गांधी को कि मैं इस तरह का इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा जब यात्रा होगी और किसी की बयानबाजी। और यही वजह थी कि केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि यात्रा तक कोई भी बयानबाजी नहीं होगी। यहां तक कि हरीश चौधरी को अभी जो 2 दिन पहले बैठक हुई, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पे जो बयान दिया, केसी वेणुगोपाल ने उसको पॉइंट आउट किया। तो रंधावा के पास 9 दिन में एक सामान्य कई सारे डिसीजंस को लेकर, और यहां तक कि फर्स्ट इंडिया से जब ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड रंधावा जी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी है, ये एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं किसी गुट का नहीं हूं, मैं वही करूंगा जो दिल्ली कहेगी, और गुटबाजी है और उसे खत्म करना हमारे लिए चुनौती है। यहां तक कि नाम लेना उचित नहीं है विजेंद्र, लेकिन अभी जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान का मसला, जिसे कहते हैं कि बाइनॉक्स से, बाइनोकुलर ग्लासेस से खुद सोनिया गांधी देख रही हैं, चाहे फिर वो अशोक गहलोत क्या चाहते हैं, चाहे फिर सचिन पायलट को कैसे मैनेज करना है। इसलिए कोई भी राय मशवरा होगा सोनिया गांधी से पूछकर होगा, और यही वजह है कि हाल ही के दिनों में सचिन पायलट ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। ऐसे में ये रंधावा का जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इस 9 दिन में चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, पावर बैलेंसिंग की बात हो, देखिए जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी तक ये बात कॉल ऑफ है कि कोई मुख्यमंत्री लेवल पे कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, वो सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन संगठन में बदलाव, क्योंकि देखिए जैसे ही हिमाचल में सरकार आई विजेंद्र, उसके बाद जाहिर तौर पे एक उम्मीद की किरण जागी, और यही वजह है कि हाथ से हाथ जोड़ो। और उसके बाद कर्नाटक एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पे कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उनके पास सरकार आ जाए, और अगर कर्नाटक में सरकार आ जाती है, आपको बता दें कि कांग्रेस के AICC दफ्तर में और जो आसपास के बड़े जो घर हैं, जिसे 10 जनपद कहते हैं, 12 तुगलक लेन कहते हैं, वहां पर इस बात की चर्चा हुई कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक हो जाएं तो सरकार वापस लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला ना अभी तक सोनिया गांधी के पास आया है, राहुल गांधी से दूरी अगर में ही आकर फंस जाती है, प्रियंका गांधी कुछ इस और अगर में ही आकर फंसती है। मेरा सवाल यह है कि जिन 9 दिन के लिए आप कह रहे हैं, मैं मानकर चलूं कि 9 दिन के बाद कम से कम ये फैसला तो हो जाएगा कि 33 जिलों के अध्यक्ष कौन है, 400 ब्लॉक के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अगर 26 जनवरी से अगर हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को ब्लॉक स्तर से शुरू करना है तो रंधावा जी को कम से कम ये पहले करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पहला कि ब्लॉक और ये जो जिला स्तर की आपने बात की है, नियुक्तियों के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, आखिरी बैठक में कहा, और अब नहीं करेंगे तो कैसे वो कार्यक्रम होगा, जैसा आपने सही फरमाया। दूसरी बड़ी बात है कि दोनों खेमों में पावर शेयरिंग को कैसे बांटना है, क्योंकि चुनाव में उतरना है। और तीसरी बात है, अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो बजट के बाद करना जरूरी है, और संगठन में अगर कोई बदलाव है, अगर, और यहां तक कि किसी जाट नेता को और बड़ी पोस्ट देने की बात भी
चल रही है। तो ऐसे में इस 9 दिन में काफी कुछ तय होगा, जिसके इफेक्ट आपको जनवरी के एंड तक देखने को बीच बीच में मिल सकते हैं। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। महेश जी हमारे साथ है। महेश जी, आपको लग रहा है कि जो अदिति कह रही है कि 9 दिन में बहुत कुछ बदल जाएगा, 9 दिन में न सिर्फ रंधावा जी की वो छवि निकल कर आएगी कि वो प्रभारी हैं, वो किसी के इशारों पर है नहीं, बल्कि जो दिल्ली से आदेश आता है उसको सही तरीके से लागू करने की क्षमता रखते हैं, बिना कुछ भी सोचे समझे। इसमें कोई दो राय नहीं। अदिति ने जो बात बताई है उसमें वजन है, और जो भी है उनका अनुभव है। और साथ साथ ये भी है कि कांग्रेस को अगर सत्ता में रहना है या वापस लौटना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गुटबाजी को ख़त्म करनी पड़ेगी, और जहाँ बेसिकली संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी उपाय करने पड़े, चाहे रिक्त पदों की नियुक्ति करनी हो, चाहे किसी तरह का भी जो उपाय करने आपको लग रहा है जनवरी में उपलब्धियों को जितने भी ये इशू हैं, जो पेंडिंग इशू हैं, वो जनवरी में बतौर प्रभारी रंधावा जी संभाल लेंगे, सुलझा देंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि उसको टॉप प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला बजट जनवरी में कांग्रेस का बजट, गहलोत सरकार का बजट आने वाला है, और ये इसमें बहुत कुछ उपलब्धियां वगैरह के साथ साथ ही मतलब क्या होता है ना, कई घोषणाएं होने, महत्वपूर्ण घोषणाएं होने वाली है। तो ऐसी सूरत में सरकार की दृष्टि से जब ये किया जा रहा है तो संगठन को भी साथ साथ ही मजबूती देने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मीणा जी आपको लग रहा है क्योंकि उनके पास सिर्फ 8 महीने हैं, पूरे तरीके से तो 8 महीने भी नहीं रहेंगे चुनाव में जाने के लिए? साफ बात है। अभी मेरे साथी बोल रहे थे, गुटबाजी तो सब जगह जो टिकट बांटता है, उन जिन्होंने टिकट बांटे हैं उनको महत्वहीन कर दो, आप गुटबाजी खत्म हो जाएगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, कोई भी विपक्षी दल, मजबूत से मजबूत भी यदि राजस्थान में कोई विपक्षी दल होगा, वो करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकें। व्यवस्था के चार्जेस लगाते हैं, सुपरविजन के चार्जेस लगाते हैं, पेपर लीक का हो, वो पहले भी हुआ है। 3 महीने की बच्ची के साथ जी झालावाड़ में मैं कह रहा हूं कि क्या संगठन को सिंक्रोनाइज करने में रंधावा सफल हो पाएंगे, सारी पावर को मैनेज करते हुए? बिल्कुल सफल हो पाएंगे, बशर्ते कि वो जो दूसरी पार्टी से जितने भी नेता हैं वो किसी भी पद पे बैठो, उनको कंट्रोल करेंगे। कांग्रेस का देखिए आप, अभी भी लिस्ट निकली है, मैं साफ उससे क्या मैसेज जा रहा है? उससे ये जा रहा है कि मैसेज जा रहा है हताश है उससे, जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन जातियों ने, उनका महत्व है उस लिस्ट में भी जो निगम बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ये चीज कंट्रोल कैसे करेंगे रंधावा जी? जो वोट देता है, जो कौम वोट देती है, जो व्यक्ति लॉयल है, तपस्या की जिसने कांग्रेस में, उसको महत्व कैसे मिले? जो व्यक्ति पहली दफा MLA बना, उसको मंत्री पद मिल गया, इसलिए वो निश्चित तौर पर अनुशासनहीन बनेगा। तो ये सारी बातें रंधावा जी में नहीं, लेकिन जिनको आप बाहर का कह रहे हैं, अब तो वो अंदर के ही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो आदमी होता है डिसिप्लिन, एक होता है डिसिप्लिन। जो लड़कर के पद ले लेते हैं उनको कमजोर करोगे तो कांग्रेस में निखार आएगा। ये बीजेपी में भी निखार आता है। इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस मजबूत क्यों थी जी? जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा वो कांग्रेस में 7 दिन तक, 7 वर्ष तक उनको इंतजार करना पड़ा। बीजेपी में डर है, सेंट्रलाइज लीडरशिप का डर है, बोले कुछ भी नहीं करे। कांग्रेस में भी वो डर बिठाना पड़ेगा और हमारे राष्ट्रीय देश का वजन बढ़े। मैं कहता हूँ कल ही वो माहौल ठीक है। सर, मेरे पास वक्त की कमी है। अदिति, मैं एक लाइन में जवाब चाहूंगा। पर्दे के आगे जब होते हैं या कहीं कि कैमरे के सामने होते हैं तो सभी नेताओं को एक साथ लाना ये बहुत आसान काम है। एक साथ बैठाना भी आसान है, एक साथ हंसी मजाक करना भी आसान है, और एक साथ ढोल की थाप पर नाचना भी आसान है। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद पर्दे के पीछे सबको एक साथ रखना सबसे बड़ी चुनौती वही है। इसके लिए कोई प्लान तैयार किया गया है? देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं तो भाजपा हो या कांग्रेस, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टी और उनके आलाकमानों के सामने है। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है, यही वजह होती है कि कोई भी, चाहे अविनाश पांडे थे या अजय माकन थे, पर्दे के पीछे कोई प्लान नहीं है, ना पर्दे के आगे का कोई प्लान है। और यही वजह है कि फिर गुटबाजी और निष्पक्षता शुरू होती है। और जहां तक अभी का सवाल है, अभी भी ये नजर नहीं आ रहा, ना सिर्फ आपको हमको, बल्कि दिल्ली में बैठे जो सबसे ऊपर वाले लोग हैं उनको भी, इन दोनों को एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। इसीलिए ये 9 दिन या रंधावा जी की जो बैठक होगी अशोक गहलोत के साथ, क्योंकि ये भी समझ आ गया कि वैसे तो सचिन पायलट चाहते ही नहीं है सेकंड
सेकंड बेस्ट ऑप्शन, पर अगर उनको सेकंड बेस्ट ऑप्शन जैसे पीसीसी चीफ कहें वो भी ऑफर किया जाए तो शायद नजर नहीं आ रहा कि कोई विधायक या खुद अशोक गहलोत खेमे के लोग ये चाहेंगे, क्योंकि चुनाव के पास पीसीसी चीफ जो है बड़ा पावरफुल हो जाता है और वो टिकट बांटता है। ऐसे में ना तो 10 जनपद के पास, ना 12 तुगलक लेन के पास, ना 24 अकबर रोड के पास, ना ही राजाजी मार्ग जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का घर, किसी के पास भी अभी तक पर्दे के पीछे का कोई प्लान तैयार है। बहुत कठिन जो डगर है राजस्थान कांग्रेस के लिए कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। और उससे भी कठिन डगर तो ये सुखजिंदर जी रंधावा के लिए है इकलौता कि वो तरीका कैसे यही है इसको कि मंत्रिमंडल मैनेज विस्तार करते में हैं। क्या वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि चलिए पहले सबको इकट्ठा करते हैं, फिर जिलाध्यक्ष बनाते हैं, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं और इस मामले को सबसे लास्ट में सोल्व करते हैं, इलेक्शन के आसपास सोल्व करेंगे। हो सकता है इस रणनीति के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी ये मानना पड़ेगा बीजेपी को सर कि अगर कांग्रेस सिंक्रोनाइज होती है और एक प्रभारी सक्षम तौर पर कार्यकर्ताओं को उस तरीके से बूस्ट रख पाते हैं जिस तरीके से अभी दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला नहीं है सर। आपको प्लान बी तैयार करना पड़ेगा। विजेंद्र जी, 2023 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव है और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मान के चलिए जहाँ तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी की बात है, इसमें कोई अगर और मगर का प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस किसी भी स्थिति में सत्ता में नहीं लौट रही है। बस हमको ये देखना है कि कांग्रेस की गिरावट का स्तर 2013 वाला होता है या उससे ऊपर होता है या उससे नीचे होता है। जो राजस्थान की स्थिति है, आप देखिए कि बेरोजगारों की एक पूरी फौज है। और अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, रामनारायण जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, ये हरियाणा में बेरोजगारी दर क्या है? रामनारायण जी आपके पूर्व मंत्री हरियाणा में बेरोजगारी दर क्या है? आपके विधानसभा में क्या विधायक हैं, आप देखिए वो आरोप लगा रहे हैं आपके प्रमोशन भाया पर। आए दिन बता दीजिए हरियाणा में बेरोजगारी दर क्या है? अरे तो हरियाणा की जनता फैसला करेगी ना, राजस्थान की जनता राजस्थान का फैसला करेगी, हरियाणा की जनता हरियाणा का फैसला करेगी। तो लोकतंत्र है विजेंद्र जी। कह रहे हैं हरियाणा में सरकार जा रही है आपकी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ सर। अपने शब्द मत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डालिए। रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया, महेश जी आपका भी शुक्रिया, अदिति आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक नए प्रभारी आए हैं, नई जिम्मेदारी के साथ आ रहे हैं, कई चुनौतियां लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे नए साल में कम से कम उनके लिए डगर आसान रहे और उस तरीके से ना हो जैसे अजय माकन के लिए रही, अविनाश पांडे के लिए। नमस्कार।